अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पंजाब में इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के बाद आज इलेक्शन कमीशन से भी बड़ी खबर आ गई है। हुकूमत 3 रुकनी बेंच का फैसला मानने को तैयार नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के अहकामात पर इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है और 14 मई को इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत कल ही ये कह चुकी थी कि 3 रुकनी बेंच का फैसला अक़लियती फैसला है और इस पर अमल करने की जरूरत नहीं है। आज मरियम नवाज ने भी इसी बात को दोहराया है, मगर इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के इस मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं किया है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऐन मुताबिक इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक पंजाब में इंतखाबात 14 मई को होंगे। कागजात नामजदगी में अपीलें दायर करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल होगी। एपलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसले 17 अप्रैल तक करेगा और उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 18 अप्रैल को जारी हो जाएगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल होगी और उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को जारी कर दिए जाएंगे। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब असेंबली के इंतखाबात 14 मई को कराने का हुक्म दिया था और इंतखाबी शेड्यूल भी खुद ही जारी कर दिया था और उसी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का एलामिया आ गया है। अब हुकूमत का पहला इम्तिहान अब से 5 दिन बाद 10 अप्रैल को होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले के मुताबिक 10 अप्रैल तक वफाकी हुकूमत को 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को फराहम करने हैं और इलेक्शन कमीशन को 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा के बताना है कि उसे हुकूमत ने 21 अरब रुपए दिए हैं या नहीं दिए हैं, और अगर पैसे दे दिए हैं तो पूरे दिए हैं या फिर किस्त में दिए हैं। और फंड्स ना मिलने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को हिदायत जारी कर सकती है, यानी 5 दिन बाद फैसला ना मानने की सूरत में हुकूमत को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का सामना करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कल ही वफाकी काबीना का इजलास हुआ था, जिसमें ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया गया था, जिसके बाद आज हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास भी हुआ है, जिसमें नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज समेत तमाम इत्तेहादी जमातों के रहनुमा शरीक हुए। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में इस तरह का खिलवाड़ पहले नहीं देखा गया। कौमी असम्बली से एक करारदाद पहले ही पास हो चुकी है, कल उम्मीद है कि एक और करारदाद ऐवान में पेश होगी। एक करारदाद पहले ही पास हो चुकी है, कल उम्मीद है कि एक और करारदाद हाउस में पेश की जाएगी। इस तरह का खिलवाड़ पहले कभी देखने में नहीं आया। देखती आंख ने इस तरह का एक इंतहाई भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखा। और अब से कुछ देर पहले इत्तेहादी जमातों का इजलास खत्म हुआ है और ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी जमातों की क़यादत ने फैसले को अक़लियती राय करार दिया है और शुरा ने कहा है कि 3 रुकनी बेंच के फैसले को मुतराज़े समझते हैं। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने बेंच में शामिल जजिस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर इसरार किया है। इत्तेहादी रहनुमाओं की राय है कि पार्लियामेंट अपनी बालादस्ती तस्लीम कराए। अब भी माजरत ख्वाहाना रवैया इख्तियार किया तो बहुत नुकसान होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में यह फैसला किया गया है कि काबीना के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद किए जाने की तौसीक कौमी असम्बली से कराई जाएगी। इत्तेहादी जमातों का इजलास कल दोबारा होगा। इसके अलावा आज मरियम नवाज ने रावलपिंडी में वकला कन्वेंशन से खिताब में कहा कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, अक़लियती फैसला तो फैसला ही नहीं होता तो उसे मानना कैसा। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत नहीं मान रही, हमें कह रहे हैं कि वो फैसला मानो। वो जजेस जिन्होंने फैसले पे इतराज किया था या जिन्होंने बेंच इतराज किया था कानूनी नुकात के ऊपर, उनको आपने बेंच से बाहर बैठा दिया और वही हम नवार हम ख्याल जजेस को अपने बेंच में डाल लिया। जजेस ने जब आप पे फैसला छोड़ा तो आपने ये फैसला किया। अगर ये बात होगी तो उस फैसले से होगी जिसमें आपने आइन को रीराइट किया। इमरान खान को 25 अरकान देने के लिए आपने आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर दिया। उसको पंजाब की हुकूमत प्लेटर में रख के दी कि लो बेटा तोड़ दो, क्योंकि वो एक टाइमलाइन बनाई हुई है ना कि तब तक इंतखाबात होने जब तक ऊपर सहूलतकार बैठे। इलेक्शन कमीशन का भी रोल आपने ले लिया, डिफेंस मिनिस्ट्री का भी रोल आपने ले लिया, हुकूमत का रोल भी आपने ले लिया, पार्लियामेंट का रोल भी आपने ले लिया, प्राइम मिनिस्टर का रोल भी आपने ले लिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री का रोल भी आपने ले लिया। तो अगर आपने सियासत करनी है तो फिर पार्लियामेंट जो है वो कानूनी फैसले पार्लियामेंट कर लेती। इस असद उमर से तजावीज सुप्रीम कोर्ट ले रहा था, उस असद उमर को, उस फाइनेंस मिनिस्टर को उसकी अपनी जमात ने उठा के बाहर फेंक दिया था और ये फिक्स मैच था। असद उमर वहां बैठे थे, उनको कहा गया असद उमर साहब आप आए। भाई आप असद उमर की बात उसकी पार्टी नहीं मानती। फुल बेंच इसलिए नहीं बनाया क्योंकि दिल में खौफ था कि मेरी नाइंसाफी खुल के सामने आ जाएगी। भाई अक़लियती फैसला ना मानने पर किस पर कंटेंट लगती? अक़लियती फैसला तो फैसला ही नहीं होता, उसको मानना और ना मानना कैसा? आइन में लिखा है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, हम भी कहते हैं कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, वक्त से पहले नहीं होंगे। जो आइन का इतलाक पंजाब पे होता है, उसी आइन का इतलाक खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस में क्यों नहीं होता? क्या समझे कौम कि सारा झगड़ा ही पंजाब का है?
पीपल्स पार्टी भी सब में नून लीग के साथ खड़ी नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इदारे में चंद अफराद जिद पर उतर आए हैं, सियासत कर रहे हैं। अगर सियासत करनी है तो तैयारी पकड़े, हम मुकाबला करेंगे। आज भी उसी डॉक्ट्रिन के चाहने वाले हर इदारे में मौजूद है, और जब हम न्यूट्रल खेल रहे थे वो अपना खान के लिए साजिशें पका रहे हैं। जब दूसरे इदारे में कुछ चंद शख्स जिद पे उतर आए हैं कि उन्होंने सियासत खेलना है, फिर अगर सियासत खेलना है फिर सियासत करने के लिए तैयारी पकड़ो। हम भी जानते हैं कि कैसे सियासत किया जाता है। ये जो इदारे हैं ये कठपुतली रहे हैं, ये बुज़दिल रहे हैं, ये ताकतवर आमरों को जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते का फैसला किया। परवेज इलाही ने एमक्यूएम से राब्ता होने का दावा भी किया, मगर आज कौमी असेंबली में खिताब करते हुए एमक्यूएम के रहनुमा और वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने कहा है कि 14 मई को इलेक्शन कराए जाते हैं तो इस पर सवालात उठेंगे। फैसले में साफ नजर आ रहा था कि तराजू के पल्ले बराबर नहीं है। किसी लाडले को सपोर्ट करने की बात की जा रही थी। जब आप 90 डेज इलेक्शन की बात करते हैं पंजाब के लिए तो वाई नॉट द KPK। ये बात नजर आ रही है कि आप किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं, किसी को बैठाना चाहते हैं। अगर ये इलेक्शन कराया जाता है जो कि 14 मई की डेट दी गई है, अक्टूबर में या नवंबर में जनरल इलेक्शन होने जाएगा, तो यकीनन वहाँ का बैठा हुआ चीफ मिनिस्टर उस जनरल इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करेगा। कायदे कानून के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिलिमिटेशन के लिए 4 महीने लेता है। उस 4 महीने के बाद यकीनन जनरल इलेक्शन का इनेकाद हो सकता है। जबकि इमरान खान ने अदालती फैसले को खुशामदीद कहते हुए कहा है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से मैंने कहा कि मुल्क चलाने का रोड मैप बता दें तो मैं अक्टूबर तक इंतजार कर लूँगा। वो लंदन के अंदर प्लान बनता है, उधर से फैसला होता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होगी, इमरान खान को कैसे रास्ते से हटाया जाएगा, फिर नवाज शरीफ कैसे आएगा, फिर उसके कैसे रास्ता हमवार होगा, तहरीक इंसाफ को कमजोर किया जाएगा, क्रश किया जाएगा। फिर वो जब सारा तैयार हो जाएगा और इनका ख्याल है कि अक्टूबर तक सब कुछ तैयार हो जाएगा और फिर इलेक्शन करवाए। इसमें पाकिस्तान का कुछ नहीं है, हमारे मुल्क का कोई लेना देना नहीं है इस लंदन प्लान में। मैंने तो जलसे में भी कहा मीनार पाकिस्तान में। आप मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान का इसमें इलेक्शंस डिले करने में कोई फायदा है? आपके पास कोई रोड मैप है? मैंने एस्टेब्लिशमेंट से भी कहा, मुझे ये बता दें आपके पास कोई मुल्क के लिए रोड मैप है कि जो मुल्क दलदल में फंसे जा रहा है, जो हम हर रोज नीचे गिरते जा रहे हैं, जो माशी हालात बिगड़ते जा रहे हैं, कोई आपके पास रास्ता इससे निकालने के लिए मुझे बता दे। मैं आपके साथ अक्टूबर तक ही इंतजार करूंगा इलेक्शन। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि काबीना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने का एलामिया आइन से बगावत है। बुजरा ने इज़हार ताल्लुक ही नहीं किया तो रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा। इसके अलावा पंजाब में 14 मई को इलेक्शन करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन के इनेकाद के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने का फैसला किया है। पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ। मुझे राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब आज आप मरियम नवाज साहिबा के साथ भी मौजूद थे, उन्होंने बड़ी अग्रेसिव तकरीर की। उसके बाद जो इत्तेहादियों का इजलास हुआ उसमें भी आप मौजूद थे। उस हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि एक तो जो काबीना ने मुस्तरद किया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसकी तौसीक कराई जाएगी पार्लियामेंट से। इसके अलावा यह खबर आ रही है कि मरियम नवाज ने और नवाज शरीफ साहब ने इसरार किया इस बात पर कि 3 जजेस के खिलाफ, उनके फैसले के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए। क्या दोनों बातें दुरुस्त हैं? जी, ये दोनों बातें इस तरह से दुरुस्त हैं कि हमारी जो लीगल टीम है या वजारत कानून है, उन्होंने कैबिनेट के सामने अपना ये तज्ज़िया और अपनी ये राय पेश की थी कि ये 3 मेंबर्स बेंच जो है इसका फ़ैसला अक़लीती फ़ैसला है और 4 मोअज़्ज़ज़ जजेस का फ़ैसला जो है वो असल फ़ैसला है, और उस फ़ैसले की रूह से सो मोटो नोटिस जो है वो ख़ारिज तसव्वुर होगा। तो उसके बाद फिर कैबिनेट ने आज इस राय की अप्रूवल जो है वो ली है अपने कोलिशन पार्टी हेड से, और वहाँ पे ये फ़ैसला हुआ है कि इस राय को इंडोर्स करवाया जाए या कौमी असम्बली से पार्लियामेंट के सामने रखा जाए और वहाँ से उससे इसकी जो है वो अप्रूवल ली जाए। तो वो अगर अप्रूवल होगी तो यकीनन जब एक पार्लियामेंट की राय होगी कि ये फ़ैसला जो है ये 4-3 से है और 4 मोअज़्ज़ज़ जजेस ने जब ये सो मोटो नोटिस ख़ारिज किया है, तो फिर इस 3 जजेस का फ़ैसला जो है वो अक़लीती फ़ैसला होगा और उस फ़ैसले को इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जा सकता। अच्छा, पार्लियामेंट की वहाँ पे ये बात हुई है कि जिस तरह से 3 जजेस के इस बेंच ने बिहेव किया है इस मसले में भी, और एक सुप्रीम कोर्ट के बेंच के फ़ैसले के होते हुए
जो है ये इस सो मोटो नोटिस की समाअत करने और उसका और पर फैसला करना जो है ये मिसकंडक्ट है। इस मिसकंडक्ट के ऊपर जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो रेफरेंस भेजा जाना चाहिए। तो फिर फैसला हुआ है रेफरेंस भेजने का? बहरहाल इस पे अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन ये राय जो है ये डिस्कस ज़रूर हुई है और आने वाले किसी अजलास में जो है ये फैसला हो सकता है। मगर आप फैसला कर भी लें तो अगर रेफरेंस हुकूमत भेजेगी तो वो सदर के ज़रिए जाएगा, और वो तहरीक इंसाफ जो जस्टिस फाइसा के केस में सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद करती थी कि क्यों रेफरेंस मुस्तरद किया, वो आज उसी फैसले का सहारा लेकर कह रही है कि सदर को अपना माइंड अप्लाई करना है रेफरेंस जुडिशल काउंसिल में भेजने से पहले, क्योंकि उस फैसले में लिखा हुआ था। वो अपना माइंड अप्लाई करेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर क्या फ़ायदा आपका रेफरेंस भेजने का? नहीं, रेफरेंस जो है वो कोई शहरी जो है वो दाखिल कर सकता है, इस बात की कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है, और हमारा जो पीडीएम सियासी जमातों का इत्तेहाद है वो भी जो है वो इस बारे में तहर्रक कर सकता है। अभी इस बारे में फ़ैसला नहीं हुआ, जब फैसला होगा तो इन सारी चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखा जाएगा। सब मगर अगर इस तरह शहरी रेफरेंस दायर करने लगे फिर तो जजेस के खिलाफ, अगर उनके फैसलों के खिलाफ रेफरेंस आने लग गए तो फिर तो रेफरेंसेस की लाइन लग जाएगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। नहीं, देखिए ये तो मवाद की बात है ना, अगर एविडेंस मौजूद हो, क्या हर फैसले में 4 मोअज़्ज़ज़ जजेस जो है वो एक तरफ और 3 एक तरफ होते हैं? क्या कभी ऐसे हुआ है कि एक सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है वो फैसला दे कि सो मोटो नोटिस को जो है वो उनकी समाअत मौखर कर दी जाए और एक सर्कुलर के ज़रिए से जो है वो उस फैसले को कलअदम करार दे दिया जाए? मेरा ख्याल है कि ये तो पिछले 74 साल तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ, और अगर ऐसा अब हुआ है तो ये एक कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इस बात के ऊपर कोई शहरी या कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई तंजीम जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो जा सकती है। अच्छा, मगर चीफ जस्टिस साहब तो इस वक्त जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस नहीं सुन रहे, और उन्होंने बताया भी कि उन्होंने उनको बेंच में बिठा के खामोश पैगाम दिया, और जिस रात जस्टिस फाइज ईसा ने ख़त लिखा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस को टेकअप करे, तो उसके अगले दिन उन्होंने एक 6 रुकनी बेंच बनाया, उसमें जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को डाला और वो केस ही बंद कर दिया जिसमें जस्टिस फाइज ईसा ने फैसला दिया था कि सू मोटो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ना ले। तो मैसेजिंग आपको क्लियर नहीं है? वो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ नहीं टेकअप कर रहे हैं तो अपने खिलाफ और बाकी 2 जजेस के खिलाफ टेकअप हो जाएगा रेफरेंस? आपने जो बात की है इसको मैं दोहराए बगैर ये कहता हूँ कि अगर ऐसे ही है, जो कि बिल्कुल ऐसे ही है, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता? इससे और मजबूत जो है वो सब्जेक्ट क्या हो सकता है कि एक जज के ख़िलाफ़ जो है वो करप्शन के इतने सीरियस एलिगेशंस हैं, और उन एलिगेशंस को पूरी दुनिया जो है, लाहौर के किसी वकील से पूछ लें कि वो 2 बेटों का जो किस्सा है वो क्या है, तो आपको हर आदमी बताएगा। चीफ जस्टिस साहब ख़ुद इस बात से आगाह हैं, और इसके बावजूद जो है वो कौम को क्या मैसेज दिया गया है कौम को? यानी ये मैसेज जो है, पहली बात तो ये है कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हेड वो हैं तो उन्हें तो ये बात करनी ही नहीं चाहिए। जब रेफरेंस दायर हो चुका है तो उन्हें तो इस मौजू के ऊपर बात करना बनता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये फिर रेफरेंस किस मकसद के लिए या क्यों कर जो है वो दायर हो सकता है किसी भी मुअज़्ज़ज़ जज के ख़िलाफ़, तो उसका तो फिर ये सब्जेक्ट मैटर है। ज़रा जैसे मज़ाहिर अकबर नकवी के जो साहबजादे हैं, उनका ख़ानदान है, वो इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर रहा है, मगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला नहीं टेकअप हो रहा है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट में जाएंगे। अच्छा, फिर कल तो जिसकी भी सिंपल मेजॉरिटी में हुकूमत होगी, क्या वो फैसले करेगी कि अदालत का फैसला क्या था? पार्लियामेंट कैसे फैसला कर सकती है कि फैसला 3-2 का था या 4-3 का था? काबीना मुस्तरद करे, फिर काबीना और फिर पार्लियामेंट अपनी मोहर लगा दे, तो ये एक नई रिवायत आप कायम कर रहे हैं। फिर अदालत के फैसले कैसे आया करेंगे? नहीं, ये हम कैसे नई रवायत कायम कर रहे हैं शाहजेब? 4 जजेस का फ़ैसला है, वो चारों क्या कमतर जज हैं? क्या उन्होंने अपने फ़ैसले में ये लिखा नहीं है कि ये सो मोटो जो है वो खारिज तस्वर किया जाए? क्या जो 2 जजेस जिन्होंने बाद में फ़ैसला किया, उन्होंने लिखा नहीं कि हम अपने पहले 2 ब्रदर जजेस के फ़ैसले से जो है वो इत्तफ़ाक़ करते हैं? क्या ये 9 से 7 का बेंच जो है वो नहीं बना? 7 के बाद फिर 5 पे आ गया, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3। कहाँ ऐसे मामलात पे कहाँ ऐसे हुआ है?
मगर राजा साहब इलेक्शन कमीशन ने माजी करीब तो मंजूर कर लिया ना फैसला, मिसाल नहीं मिलती। आज इलेक्शन कमीशन ने उस 3-0 के फैसले को कबूल करते हुए जारी कर दिया है, वही शेड्यूल जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था। अब आपके पास 5 दिन है, 10 तारीख को उस फैसले के मुताबिक आपने 21 अरब रुपए देने हैं इलेक्शन कमीशन को, नहीं देंगे फिर? इलेक्शन कमीशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है, उसने जो फैसला किया है वो फैसला करने में आज़ाद है, लेकिन उसका फ़ैसला हुकूमत के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। हमारे लॉ डिवीज़न ने जो हमें राय दी है उससे जो है वो कैबिनेट भी मुत्फिक है, और उसके बाद आज हमारे कोलिशन पार्टनर्स के पार्टी हेड्स भी मुत्फिक हुए हैं, और अगर पार्लियामेंट उसको इंडोर्स करती है तो हमारे लिए उसकी अहमियत होगी। तो यानी 10 अप्रैल को 21 अरब रुपए नहीं मिल रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि 11 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराएगा कि आपने पैसे दिए हुकूमत ने या नहीं दिए। देखें, ये इस मामले के ऊपर हुकूमत जब तक पार्लियामेंट जो है वो इसके ऊपर अपना फ़ैसला नहीं करती तो ये बात कबल अज़ वक्त होगी, और अगर पार्लियामेंट जो है वो थ्रू रेजोल्यूशन एक एक्ट या एक अमल जो है वो उसको इंडोर्स करती है तो मेरी नाक़िस राय में वो हुकूमत के ऊपर बाइंडिंग होगा। सब आपको पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकाम आप नहीं मानते हैं और इस बात पर कायम रहते हैं और एक नई प्रोसीडिंग आपके खिलाफ शुरू हो जाती है, तो पहले तो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती थी, गिलानी साहब गए घर, अब अगर फैसला ना मानने की सूरत में अगर काबीना का फैसला है मुस्तफ़ा इंपेक्स कोर्ट के बाद के फैसले के बाद, तो फिर क्या पूरी काबीना घर जाएगी, जिसमें आपके सदर शहबाज शरीफ साहब, आपकी सीनियर क़यादत आप समेत घर जाएगी, इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पीपल्स पार्टी के सरबरा वो घर जाएंगे और ना अहल हो जाएंगे कंटेम्प्ट की फेस करते हुए? नहीं, ये पूरी पार्लियामेंट जाएगी, पूरी पार्लियामेंट का हुक्म होगा जो रेजोल्यूशन होगा, और अगर ये 3 जजेस का बेंच जो है वो पूरी पार्लियामेंट को घर भेजना चाहता है या घर भेज सकता है तो मेरा ख्याल है कि ये अमल भी एक दफ़ा हो ही जाना चाहिए, ताकि ये रोज़ का मामला जो है ना ये ख़त्म हो। मगर राना साहब, काबीना अगर पार्लियामेंट की करारदाद को इनसिग्निफिकेंट करार देते हुए कि जी इसकी कोई अहमियत नहीं है, काबीना के फैसले ना मानने की अहमियत है और काबीना के खिलाफ कंटेम्प्ट हो गया, तो आप कैसे पार्लियामेंट का सहारा लेंगे? 3-0 की जिस तरीके से आपकी बाकी सारी सदा मुस्तरद हुई है, आप पार्लियामेंट का सहारा ले पाएंगे? आप एक बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं। कैबिनेट ने जो है वो अपने हतमी डिसीजन को पार्लियामेंट की रहनुमाई से जो है वो मशरूत किया है। अगर पार्लियामेंट जो है वो सुबह कोई और राय देती है तो कैबिनेट उसकी पाबंदी करेगी, लेकिन मामला ये है कि हम तो 3 जजेस के अक़लीती फ़ैसले को फ़ैसला मानते नहीं हैं। 4 जजेस का फ़ैसला जो है वो मौजूद है, वो 4 भी तो आखिर सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं। जब वो ये 4 जजेस जो है वो अपने फ़ैसलों में पुकार के कह रहे हैं कि हमारा ये फ़ैसला है, तो फिर 3 जजेस का फ़ैसला तो फ़ैसला ही नहीं है। साहब, क्या मसला ये है कि आप लोगों को लगता है कि आप लोग इतने अनपॉपुलर हैं इस वक्त, ज़ाहिर डिलीवर नहीं कर पाए, महंगाई बहुत ज़्यादा है, कि आप बुरी तरह इलेक्शन हार जाएंगे, या इस वक्त आप भी इस्टेब्लिशमेंट की लाइन टो कर रहे हैं कि वो नहीं चाहते इलेक्शन हो और आपको लगता है वो आपकी साइड पर हैं या इमरान खान के खिलाफ हैं, तो उसी लाइन को आप टो करते हुए इलेक्शन नहीं कराने को तैयार हो रहे हैं? शाहजेब, हम इलेक्शन जो है वो बहुत बड़ी अक्सरियत से जीत जाएंगे। इसको ये गलियों में पागलों की तरह जो है ना ये फिर इसी की तरह लॉन्ग मार्च करता फिरेगा, इंसानों का समुंदर इकट्ठा करता फिरेगा और जो है वो आगे घिराव करता फिरेगा। हमें ख़दशा ये है कि मुल्क जो सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगा तो ये मौशी तौर पे भी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगा, और ये बहरान जो इसने पैदा किया अपने 4 सालों में और जिस तरह से इसने एक गलत मुआहदा किया IMF के साथ, तो मुल्क जो है वो इस बहरान से निकल नहीं पाएगा। वरना जहाँ तक इलेक्शन की बात है तो मैं आपको दावे से कहता हूँ इस इलेक्शन में से कुछ नहीं मिलेगा। राजा साहब देखें, जिन्हें इलेक्शन जीतने का एतमाद हो वो ये थोड़ी करते हैं। अगर इमरान खान साहब को पता होता पिछले साल के वो इलेक्शन जीत जाएंगे, दावा वो भी करते थे, तो वो आपकी अदम एतमाद से पहले असेंबलियाँ तहलील करके इलेक्शन में चले जाते, नहीं गए, इत्यादियों को मनाने में लगे रहे, बहुत देर हो गई और फिर हुकूमत चली गई, बाद में फिर असेंबलियाँ तहलील कर दी जिसको अदालत ने गैर-आईनी करार दिया। आप लोग भी चले जाते अगर आपको एतमाद होता कि आज आप लोग जीत जाएंगे इलेक्शन। नहीं शाहजेब, हम इलेक्शन से इसलिए नहीं घबरा रहे कि हमें कोई इलेक्शन में ख़तरा है। हम चाहते ये हैं, हमारी राय ये है, हमारे इत्तेहादियों की राय ये है कि ये इलेक्शन जो है ये तमाम असम्बलियों के अंडर केयर टेकर सेटअप और एक ही दिन होने चाहिए।
अगर पंजाब में इलेक्शन जो है वो 5 माह पहले हो जाते हैं तो फिर ऑल टाइम्स टू कम फिर तो पंजाब ही फैसला करेगा कि तीनों सूबों में और मरकज़ में हुकूमत जो है वो किसकी होनी है। तो राज साहब रिव्यू का ऑप्शन पंजाब में जो है वो तो रिव्यू का ऑप्शन मौजूद है ना, तो आप रिव्यू में चले जाएं, आपके पास रिव्यू का ऑप्शन मौजूद है, आप रिव्यू में चले जाएं। ये मुस्तरद करने वाला मामला है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है ना, फिर किस तरह मुल्क चलेगा? नहीं देखें, हम मुस्तरद नहीं कर रहे, हम इसमें जो एक सूरत हाल है जो कि एक लीगल एक कॉम्प्लिकेशन है और उसके ऊपर हमने लॉ से जो है वो एडवाइस ली है और उन्होंने कहा है कि 4 जजेस का फ़ैसला जो है वो प्रेसिडेंस रखेगा 3 जजेस के फ़ैसले के ऊपर और आप पाबंद हैं उस फैसले के जो 4 जजेस का फ़ैसला है। तो इसमें हम इसको रिजेक्ट करने वाली बात नहीं है, बात तो ये है कि ये फ़ैसला ही नहीं है और इस फैसले के ऊपर अमल दरामद के लिए 3 जजेस के बेंच ने जो फ़ैसला किया है वो उसकी कोई कानूनी और आइनी जो है वो अहमियत नहीं है। तो हमने तो ये बात जो है ये एक यानी अपनी एक लीगल राय जो है उसके मुताबिक हमने ली है। बहुत शुक्रिया। रसनउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अदालत का फैसला मान लिया तो वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, हम नहीं मान रहे हैं। क्या ये रास्ता हुकूमत के लिए कोई फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, कंटेम्प्ट से बच सकती है? मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले राना सनाउल्लाह साहब मौजूद थे, वो आज होने वाले इजलास की कार्रवाई बता रहे थे, फैसले बता रहे थे, पार्लियामेंट का सहारा लेगी। हमारे साथ सुहेल बड़ाई साहब और मुनीफ फारूक साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सुहेल बड़ाई साहब, अदालत का फैसला आ गया और आज इत्तेहादी जमातों के इजलास में फैसला किया गया है कि हम ये फैसला नहीं मानते, 4-3 का ही फैसला मानते हैं। इलेक्शन कमीशन ने अगर फैसला मान लिया तो वो एक अलग इदारा है, हम नहीं मानेंगे, पार्लियामेंट का कवर लेंगे और एक और करारदाद पार्लियामेंट में आएगी। आप ख्याल में दुरुस्त सिमत है, इसका कोई फ़ायदा होगा हुकूमत को सियासी तौर पर? देखिए जी, पार्लियामेंट का तो करारदाद आने से तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना रद्द होगा ना उस पर अमल दरामद रुकेगा। इसके लिए तो उन्हें चाहिए था कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी इस राय की हमायत मौजूद है जो वो कहते हैं, तो वो राय आती, वो कोई बेंच बनता, कोई काउंटर जो है फैसला आता, सिर्फ वही इसको रोक सकता है। वगरना हुकूमत जो है चीफ जस्टिस बंदियाल के ख़िलाफ़ या उन जजेस के ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस फाइल करती और कोई वाकई वर्चुअल कोई ऐसे नज़र आता जैसे उनके फ़ैसले को रोक दिया गया है, फिर तो कोई नज़र आता। वगरना तो जजेस का फ़ैसला जीत जाएगा और हुकूमत की करारदादें जो है वो पीछे रह जाएंगी। करारदाद काउंटर नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को। तो उन्हें जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है डट के, इस तरह का कोई डट के फ़ैसला करना पड़ेगा, वगरना फिर इनके फ़ैसले जो है उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। मुनीब, कानूनी तौर पर बच सकते हैं करारदाद से या पूरी काबीना पर कंटेम्प्ट लग सकती है? 5 दिन बाद 21 अरब रुपए जारी करने हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, हुकूमत की नीयत नहीं लग रही है कि ऐसा कुछ होगा, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जारी कर दिया। शाहजेब साहब, ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है कि जो पार्लियामान के अंदर करारदाद लाने की बात की जा रही है, देखिए उसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू ज़रूर होगी, शोला बयानी होगी, बहुत बड़ी बड़ी तकारीर होंगी और एक बात की ममानियत है आर्टिकल 68 के अंदर कि आप जो जज का कॉन्डक्ट है उसके ऊपर पार्लियामान के अंदर भी बात नहीं कर सकते। शायद उस हदूद को भी फलांगा जाएगा और ऐसी बातें की जाएंगी, लेकिन चलें क्योंकि पार्लियामान है वहाँ पर गुफ्तगू की जाएगी और ये करारदाद भी मंजूर हो जाएगी। सिंबॉलिक वैल्यू इसकी ज़रूर है, लेकिन मैं ये बात दुरुस्त है सुहेल बड़ाई साहब की, इसकी कानूनी वैल्यू कोई नहीं है। लेकिन एक बात जहन में रखिए कि काबीना के अंदर जो ये फैसला किया गया और काबीना ने रहनुमाई, वैसे ये काम अगर हुकूमत ने करना था तो पहले करारदाद पेश करनी चाहिए थी और फिर काबीना में आना चाहिए था। अब काबीना ये मामला अगर लेके जा रही है पार्लियामान के अंदर, तो काबीना मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस के बाद आपको भी पता है, हम सबको पता है, काबीना गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर और द कैबिनेट होता है। लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह भी ली जा सकती है कि प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव हेड है ऑफ द गवर्नमेंट, ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। और अगर कोई फैसला होता है तो जाहिर बात है वज़ीर आज़म की असेंट के बगैर या उनकी मर्जी के बगैर तो नहीं होगा। लेकिन अगर पूरी काबीना ये बात इन रिटन कह देती है कि हमने ये फैसला नहीं इसको तस्लीम करते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले के अंदर एक डिस्क्रेपेंसी है, और गुज़िश्ता रोज़ भी अगर आप उसका पैरा 10 देखिए
गुज़िश्ता रोज़ के ऑर्डर का, तो बड़ा इम्पासिंग कमेंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की जानिब से, जो कि इस बात के ऊपर मोहर सब्त करता है कि ये एक डिस्कम्फर्ट है इवन इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब के लिए कि वो ये 4-3 वाले मामले के ऊपर को अभी तक ज़्यादा डिलिबरेट नहीं कर पाए हैं और ये डिवीज़न भी मौजूद है। लिहाजा पूरी काबीना के खिलाफ या वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ समेत काबीना कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स का आगाज़ करना, ये थोड़ी सी मुझे फार फेच्ड पॉसिबिलिटी लगती है। एंड जैसे क्योंकि क्लॉक आगे जा रहा है एंड द टाइम इज टिकिंग, तो शायद वो जो कानून है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको अभी तक प्रेसिडेंट की असेंट नहीं मिली, क्या पता वो मिल जाए और फिर हुकूमत के पास अपील का एक राइट आ जाए जब तक वो कानून कलअदम नहीं हो जाता। और सुहेल भाई साहब, ये जो ज़ाहिर मरियम नवाज साहिबा बहुत आगे बढ़कर जजिस पर हम देख रहे हैं कि तनकीद कर रही हैं, नवाज शरीफ साहब भी 3 जजिस के खिलाफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं। आज इजलास की कहानी भी है कि दोनों ने इसी बात पे पुश किया कि तीनों जजिस के खिलाफ रेफरेंस जाहिर किया जाए। क्या जो कारकुनान हैं, जो वोटर सपोर्टर है, उनके लिए क्या कोई नया बयानिया ये बनाने में कामयाब हो रहे हैं? कोई कैलकुलेटेड मूव है ये कि जिसका कोई सियासी फायदा ही नहीं हो सकता, या नुकसान ही नुकसान है? नहीं, देखें, फिजिकल नुकसान है, सियासी फ़ायदा है। और वो इस तरह कि देखें, अमली तौर पर तो जब जुडिशरी से लड़ेंगे तो इनके ख़िलाफ़ फ़ैसले भी आएंगे, इनको नुकसान भी सहना पड़ेगा, लेकिन ज़ाहिर है उसका एक एक्सक्यूज़ भी चाहिए इनके वर्कर्स को, और वो एक्सक्यूज़ यही बयानिया है। और ये काफ़ी अरसे से, मैं जब लंदन में नवाज़ शरीफ साहब से मिला था, उस ज़माने से ही मुझे ये महसूस हो गया था, और मैंने ये कहा भी था कि भाई नवाज़ शरीफ बदलिया के ख़िलाफ़ उनका बयानिया है, क्योंकि फ़ौज से तो उनकी सुलह हो चुकी, फ़ौज से तो अब वो मामला नहीं है, तो अब वो सारा उनका जोर जो है अदलिया के उन जजेस के ख़िलाफ़ है जिन्होंने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए या जो अभी भी अदलिया के अंदर मौजूद है। तो मुझे ये लगता है कि अगला वो इलेक्शन भी इसी सियासी बयानिए पर लड़ना चाहते हैं, लेकिन जब तक अदलिया के अंदर वो लोग मौजूद हैं, फ़ैसले भी इनके ख़िलाफ़ आते रहेंगे, तो उसका भी उन्हें गम सहना पड़ेगा, नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। देखिए, जब पावर गेम होती है तो पावर गेम में तुरप का जब पता चलता है तो आपको उसके काउंटर भी उतना ही बड़ा करना पड़ता है। तो मुस्लिम लीग नून उतना बड़ा काउंटर नहीं कर रही, जितना बड़ा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है उतना ही बड़ा कोई इकदाम होता, उसका काउंटर इकदाम होता, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से होता या पार्लियामान के अंदर से होता या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होता, तब तो आप कह सकते थे कि कोई बराबर का बयानिया आया है, बराबर का जवाब आया है, तहरीक इंसाफ को ये रोक सकेंगे। अब लगता है कि नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो सका। और ये ठीक है कि सारी हुकूमत के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट करना मुश्किल है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तो पहले भी कंटेम्प्ट हुई है, तो उसकी प्रोसीडिंग हो सकती है अगर आगे बढ़े। और फिर सबसे बड़ी बात जो शाहजेब साहब देखने वाली है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट अब भी इसी तरह हुकूमत का साथ देगी या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या वो दूसरी राय रखेंगे। ये अभी बात सामने आने वाली है, ये देखने वाली होगी कि उनकी क्या राय बनती है। मुनीफ साहब, जो ज़रा आप कह रहे हैं कि जो तकसीम है इस वक्त अदालत के अंदर भी, एक वज़ीर आज़म को या हुकूमत को घर भेजना शायद मुश्किल नज़र आता है, मगर फिर क्या हुकूमत के लिए आसान होगा कि 14 मई को इलेक्शन ना हो? जब इलेक्शन कमीशन ने तारीख दे दी है, आपको लग रहा है ये आसान काम होगा कि इलेक्शन ना हो पाए, या 14 मई को इलेक्शन होते नज़र आते हैं? शाहजेब साहब, ग्राउंड रियलिटी तो एज वी स्पीक ये है कि जब हम बहुत से लोगों से गुफ्तगू करते हैं, बहुत ही वेल प्लेस्ड लोगों से, तो ग्राउंड रियलिटी तो यही बताती है कि शायद ये मुमकिन नहीं है कि 14 तारीख को पोलिंग हो। बाकी आगे का वक्त तो अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँ कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पे कंटेम्प्ट लगी थी तो उस वक्त मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस नहीं आया था, 2014 में आया, हैयत बदल गई, नौयत बदल गई। दूसरी बात यह है कि यहाँ आप ये चीज़ ज़हन में रखिए कि हुकूमत ने एक और काउंटर मूव अपनी तरफ से बना रखी है, वो ये कि वो 3 जज साहिबान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जारी है, उनमें से एक इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब हैं। वो रेफरेंस मजबूत है या कमज़ोर है? अगर वो स्टेज तक जाता है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कॉम्पोजिशन बड़ी ज़बरदस्त होगी, क्योंकि वहाँ पर इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब तो मौजूद नहीं होंगे, 2 सीनियर मोस्ट जजेस मौजूद होंगे, और जो बाकी 2 जज साहिबान हैं अगर उनका मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने आता है तो तब भी वहाँ पर जो कॉम्पोजिशन है वो भी बहुत दिलचस्प होगी। वहां पर भी जो जज साहिबान जिनका स्टेक है वो वहां पर मौजूद नहीं होंगे। और ज्यादा इशू एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का है, अदालत के फैसले के ऊपर तनकीद नहीं है कि फैसला अदालत ने ये क्यों दे दिया कि आप इलेक्शन करवा दें और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया इलेक्शन कमीशन को। इशू एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात का है कि जो कॉन्डक्ट है इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब का, कि वो अपने सीनियर प्यूने जज को अपने साथ नहीं बैठना पसंद फरमाते, उनके जो नेक्स्ट इन लाइन है वो उनके साथ नहीं बैठते, 4-3 की तफरीक मौजूद है, और
ऑर्डर ऑफ द कोर्ट सामने नहीं आया, और सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान है दे आर ऑल इक्वल। वो इन टर्म्स ऑफ सीनियरिटी ऊपर नीचे जरूर है, बट उनकी कोई कैपेबिलिटी या रैंकिंग के हिसाब से उनको नहीं मेजर किया होता कि ये पहले नंबर के जज है, इनकी रैंकिंग ऐसी है बिकॉज ये बहुत कैपेबल है, ये दूसरे नंबर के जज है, इनकी कैपेसिटी कम है इसलिए दूसरे नंबर पे। दैट्स नॉट हाउ सुप्रीम कोर्ट वर्क्स। लिहाजा ये आने वाले वक्त जो है ये बड़ा टर्बुलेंट टाइम है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के अंदर रिपीट हो रहा है शायद 1997 वाला माहौल, गो के अब वो गुंजाइश मौजूद नहीं है हुक्मरान इत्तेहाद के पास कि वो सुप्रीम कोर्ट को स्टॉर्म कर दे। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, कुछ अहम खबरें सामने आ रही हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, तरक्की की शरह गिर रही है, पीडीएम हुकूमत से मईशत नहीं संभल रही है। मार्च के महीने में महंगाई 35.4% की रिकॉर्ड सतह पर रही, जो तारीख में बुलंद तरीन महंगाई है, और अप्रैल के महीने में यह रिकॉर्ड भी टूटने का खदशा है। कल मजीद 1% इजाफे के साथ शरह सूद भी 21% की बुलंद तरीन सतह को पहुंच गई है। हुकूमत IMF की शराइत पूरी करने के लिए बिजली गैस की कीमतों में इजाफा कर चुकी है, मिनी बजट के जरिए इजाफी टैक्स लगा चुकी है, मगर फिर भी मार्च के महीने में टैक्स महसूलात हदफ से 64 अरब रुपए कम रही। इसी माली साल के 9 माह में 276 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में भी टारगेट से कम पैसे इकट्ठे हुए हैं, इसलिए IMF की मजीद शराइत अब भी मौजूद है, मगर हुकूमती ज़राए के मुताबिक एक बुनियादी शर्त पूरे होने के आसार नजर आ रहे हैं। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक सऊदी अरब ने 2 अरब डॉलर फंडिंग के बारे में ज़बानी आगाह कर दिया है, जबकि पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर फंडिंग की ज़रूरत है। इसहाक़दार 10 अप्रैल को अमरीका जाने से पहले मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से रब्ता करेंगे। IMF को मुख्तलिफ शोबों के लिए सालाना 900 अरब रुपए सब्सिडी पर ताहाल एतराज़ात हैं। IMF शरह सूद में महंगाई के हिसाब से मजीद इजाफे के मुतालबे पर भी कायम है। IMF चाहता है कि महंगाई के तनासुब से शरह सूद मुकर्रर की जाए। IMF ने पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस का शॉर्टफॉल पूरा करने का मुतालबा भी कर दिया है। IMF प्रोग्राम के हवाले से हालिया पेशरफ्त के बारे में वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा ने आज कौमी असम्बली को बताया है कि IMF कह रहा है कि एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट्स का कुछ हिस्सा पूरा करने पर काम करें। स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए शर्त है, जिसके सबब देर हो रही है। हमारे दोस्त ममालिक आगे आ रहे हैं। चीन और सऊदी अरब ने वादा किया है, ये मामला आगे बढ़ेंगे तो स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। पहले हुआ ये करता था कि हम उनसे कह देते थे, वो मान लेते थे, बात अप्रूवल SLA हो जाता था, और फिर बोर्ड के अप्रूवल से पहले वो ममालिक जो है वो इंडिकेट कर देते थे और वो काफ़ी होता था। लेकिन बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस डेफिसिट एंड द डिफ़िकल्ट सिचुएशन दैट वी आर इन, वो अभी कह रहे हैं आप पहले से करके दिखाएं। तो हमारे बरादर ममालिक, चाइना वगैरह, हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, दे आर कमिंग फॉरवर्ड। चाइना ने तो रोल ओवर भी किया है और कमिट भी किया है। हमें सऊदी अरेबिया ने भी इंडिकेट किया है। हम कुछ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की से भी तवक्कुआत है हमारी, इसमें पेशरफ्त हो रही है, और इंशाल्लाह जब ये चीज़ आगे बढ़ेगी तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट इंशाल्लाह हो जाएगा। मुल्क के ख़राब होते हुए मुआशी हालात के बारे में एक के बाद एक इदारा खदशात का इजहार कर रहा है। वर्ल्ड बैंक ने रवा साल जनवरी में मौजूदा माली साल में 2% तरक्की के इम्कानात का इजहार किया था, लेकिन अब वर्ल्ड बैंक के अदद-ओ-शुमार के मुताबिक रवा साल पाकिस्तान में सिर्फ 0.4% तरक्की मुतवक्को है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि मुख्तलिफ मुआशी शॉक्स ने मुल्क की 40 लाख की आबादी को गुर्बत की लकीर से नीचे कर दिया है, जबकि अगले साल भी तरक्की की शरह सिर्फ 2% रहने की तवक्को है। इसी तरह एशियाई तरक्याती बैंक ने भी ऐसा ही अंदाजा लगाते हुए कहा है कि मौजूदा सियासी मसाइल, सैलाब की वजह से मुआशी नुकसानात, सख्त इकनॉमिक पॉलिसीज और ज़र मुबादला के चैलेंजेस की वजह से रवा साल सिर्फ 0.6% की तरक्की मुतवक्को है। यानी पीडीएम की हुकूमत ना महंगाई कम कर पाई है, ना ही मईशत संभाल पाई है, जिसका वादा करके इक़्तिदार में आई है। और अब एक बार फिर हुकूमत दावा कर रही है कि दोस्त ममालिक फंडिंग देने के लिए आगे आ रहे हैं ताकि IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाए। देखते हैं कि इस दफ़ा ये दावा पूरा होता है या नहीं। इस दफ़ा दावों की बुनियाद क्या है? हमारे साथ मौजूद हैं द न्यूज़ के सहाफ़ी मेहताब हैदर। मेहताब साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मेहताब साहब, एक दफ़ा फिर हुकूमत दावा कर रही है कि सऊदी अरब की तरफ से कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल मिला है, चाइना की तरफ से कोई मुत्तहिदा अरब अमारात भी जाने का इम्कान है। क्या कोई इशारे वाकई नज़र आ रहे हैं कि स्टाफ लेवल मुआहदा की तरफ बढ़ा जाए, दोस्त ममालिक की तरफ से फंडिंग आ जाए? जी, इस दफ़ा फिर आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि एक दफ़ा फिर से इस तरह के इंडिकेशंस मिल रहे हैं। और अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान में सऊदी अरब के एम्बेसडर्स हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया है और उन्होंने कहा जी कि खुशखबरी जो है वो मिलने वाली है। तो अभी तवक्को यही है कि सऊदी अरब से, चूँकि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी विज़िट करने वाले हैं, तो तवक्को यही है कि सऊदी अरब से वो कन्फर्मेशन जो है वो पाकिस्तान को प्रॉबेबली मिल जाएगी। लेकिन अभी UAE की तरफ से वो कन्फर्मेशन अभी तक नहीं मिली,
जिसकी वजह से अभी ये स्टम्बलिंग ब्लॉक जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और इसके अलावा एक और चीज़ भी मौजूद है, वो है क्रॉस फ्यूल सब्सिडी। वो अभी तक इन राइटिंग में हुकूमत पाकिस्तान ने विड्रॉ नहीं की, चूँकि वो जब तक विड्रॉ नहीं करेंगे तब तक IMF के पास ये एक्सक्यूज़ है और वो मुख्तलिफ तफसीलात अभी भी मांग रहे हैं। तो जिस वजह से ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट डिले हो सकता है। तो एक तो ये है कि ये कंफर्मेशन चाहिए, दूसरा ये जो क्रॉस फ्यूल सब्सिडी है ये विड्रॉ करनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर तो बड़ी क्लैरिटी है इसके बारे में, लेकिन PM ऑफिस और पेट्रोलियम डिवीजन को इसके हवाले से मूव करना पड़ेगा, तभी ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा जी। और जो टैक्स का शॉर्टफॉल है मिनी बजट के बावजूद, क्या उस हवाले से भी IMF पुश कर रहा है कि मज़ीद इकदाम करें ताकि ये शॉर्टफॉल ख़त्म हो? जी बिल्कुल, ये जितना हमने IMF के प्रोग्राम को डिले किया है उसके नतीजे में नए इश्यूज जो है वो खड़े हो रहे हैं। अभी आप ये देखें कि ये जो टैक्स का शॉर्टफॉल है और आगे का जो टारगेट है ये भी एक मुश्किल जो है वो मैं समझता हूँ है, लेकिन उसके लिए ये है कि या तो हमें अपने एक्सपेंडिचर्स साइड पे जो है वो कटौती करनी पड़ेगी, ऑस्टेरिटी मेजर्स जो लिए हैं वो इन स्पिरिट जो है वो इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। चूँकि उसकी वजह ये है कि अभी कल जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है उसमें भी ये कहा गया है कि मोर देन 70 to 80% जो पाकिस्तान के एक्सपेंडिचर्स हैं वो रिजिड एक्सपेंडिचर्स हैं, उनके अंदर तो शायद कोई कमी नहीं आ सकती। लेकिन उसी रिपोर्ट के अंदर एक बड़ी दिलचस्प बात भी की गई है कि ये जो डुप्लीकेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज़ हैं आफ्टर 18 अमेंडमेंट और HEC और ये जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में प्रोवेंशियल नेचर के प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये कोई 1% ऑफ GDP तकरीबन 800 अरब रुपया जो है वो इनके ऊपर खर्च हो रहा है। और इसमें वर्ल्ड बैंक ये रिकमेंड कर रहा है कि इन चीज़ों को हमें विड्रॉ करने की ज़रूरत है। तो एक तरफ रेवेन्यू शॉर्टफॉल है और दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर्स में ये जो हम यानी बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं इनको कट करने की भी ज़रूरत है। तो ये दोनों चीज़ें हम करेंगे तो तभी जो है वो IMF का प्रोग्राम जो है वो आगे बढ़ सकता है। बहुत शुक्रिया। मिताब बता रहे थे मज़ीद डिमांड्स आ गई हैं, दोस्त ममालिक की तरफ से ज़रूर ग्रीन सिग्नल की उम्मीदें पैदा हो रही हैं। आज हम इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।